बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिंड दादन खान का दौरा किया है और फोकस है हुकूमत का भी और वज़ीर आज़म का भी तारीख़ी मकामात को अहमियत देने का, तारीख़ी मकामात को प्रिजर्व करने के हवाले से, ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म सैर व सयाहत को बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि न सिर्फ गर्मियों में बल्कि इन सर्दियों में भी, सर्दियों के मौसम में भी कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में काफ़ी लोग बाहर से आए और उन्होंने सैर व सयाहत की। तो इस मामले पर तो हुकूमत और वज़ीर आज़म का फोकस है ही, लेकिन दूसरी जानिब जो सेनेट के इंतखाबात हैं, इस हवाले से भी सियासी जो गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे उनके हल्के के मसाइल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं। आज भी पीडीएम यानी ऑपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर लफ्जी वार किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए और हम सरप्राइज देंगे हुकूमत को, और सेनेट इंतखाबात के बाद फिर हम एक नई हिकमत अमली अपनाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। आज मुराद सईद जो वज़ीर मवासलात हैं, उन्होंने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी ये कहना था कि इमरान खान वो शख्सियत हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से बात की है। पहली बार वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से चूँकि फोकस थे कि वो शफाफियत लाएँ इंतखाबात में, इसी वजह से हुकूमत पार्लियामान के अंदर आइनी तरामीम लाई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी यही कहना था कि पूरी कौम को मालूम हो चुका है कि कौन शफाफ इंतखाबात चाहता है और कौन धांधली के साथ खड़ा है। तो ये एक अहम मामला है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ऑफर किया गया 2 सीटों के हवाले से कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद में वोट दें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो ये अहम मामला है क्योंकि MQM ने यह फैसला किया है। इस वक्त उनकी मीटिंग भी जारी है और वो ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो अपना फैसला उसूलों की बुनियाद पर करेंगे। तो ये इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जारी है। क्या मामला होगा, क्या मुस्तकबिल होगा इन इंतखाबात का, ये तो हमें 3 रोज़ बाद पता चल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से अहम तरीन राय जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो कल यानी बरोज़ पीर राय आने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये बात सामने आ जाएगी। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसके साथ साथ हुकूमत सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए से करवाने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर चुकी है। तो कितनी तैयार हैं सियासी जमातें, इसी पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सिफ्ते बुखारी। सिफ्ते बुखारी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नसीम सिद्दीकी, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून जनाब बैरिस्टर अफजल हुसैन, बैरिस्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार, तो कुछ ही देर में वो भी हमें ज्वाइन बल्कि ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे आपसे सिफ्ते बुखारी साहब, फिर डॉक्टर साहब की तरफ मैं जाऊँगा। सिफ्ते बुखारी साहब, आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम सरप्राइज़ देंगे, तो ये क्या सरप्राइजेज़ हैं? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि ये तो आप लोग धांधली के साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि हम एक सरप्राइज़ देंगे जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, क्योंकि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन, क्योंकि जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, तो हमने तो अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और शफाफ भी होने चाहिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर देखें, अगर इनको इतना समझ आ रही है PTI गवर्नमेंट को या उनको कि इलेक्शन में वो विन करेंगे और हम नहीं करेंगे, मगर हम कह रहे हैं हम विन करेंगे क्योंकि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। हमने आज तक जितने भी अलायंसेस वाले जो गवर्नमेंट के साथ अलायंसेस जमाते हैं उनके साथ रजू किया है। हमने किसी PTI मेंबर के पास तो नहीं गए कि आप हमें वोट दें। ठीक है, जो अलायंसेस हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्ट होके आई हुई हैं। जो MQM अपने मैनिफेस्टो पे है, GDA अपने मैनिफेस्टो पे है, बाप अपने मैनिफेस्टो पे है, Q लीग अपने मैनिफेस्टो पे है, ये अपने मैनिफेस्टोज पे आई हुई है ना।
पीटीआई के मैनिफेस्टो पे तो इलेक्ट तो नहीं हो गया है, या कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो पीटीआई के टिकट से इलेक्ट होके आया हो और वो हमें वोट दे। हम उसके पास तो नहीं गए, हम तो अलायंस जो है, क्योंकि ये अलायंस पे गवर्नमेंट बनी हुई है, तो हम तो उनके पास जा रहे हैं ताकि ये इलेक्शन हो और शफाफ इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, और हम सरप्राइज भी देंगे। अच्छा, लेकिन ये जब आप सरप्राइज की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे फिर सवालात खड़े हो जाते हैं। लेकिन अच्छा बुखारी साहब, इसमें अहम मामला ये है कि आप पर इस वजह से तनकीद की जाती है, और ये एक बड़ा आम सवाल है मुस्लिम लीग नून के लिए भी और आपकी जमात के लिए भी, कि आप वो लोग हैं जिन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, बड़ा मशहूर व मारूफ कई साल पहले, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने ये तय किया और तहरीर किया, क्योंकि आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, कि हम ये ओपन बैलेट से करवाएंगे, शो ऑफ हैंड से करवाएंगे। ये बेहतर ना होता कि आप हुकूमत को इस मामले में सपोर्ट करें? बिल्कुल, इस चीज़ में हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये हमारा ही मुतालबा था उस वक्त, क्योंकि एपीसी भी जब होती रही तो उस वक्त खान साहब भी एपीसी में शामिल भी होते रहे। देखिए, हमने तो उन्हें बार बार ये कहा, देखिए हमने उन्हें कहा, मगर पीटीआई गवर्नमेंट, खान साहब ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। देखिए ना, उसने पार्लियामेंट को उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी, ना वो आते थे। ये तो एक अच्छा देखें हमारा स्टेप हुआ, हमारे स्टेप की वजह से अब खान साहब मेम्बरान्स को भी मिल रहे हैं, उन्हें भी अब पहचानेंगे कि ये मेरे मेंबर्स हैं, मेरे असेंबली के मेम्बरान हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कौन कौन से मेम्बरान हैं। आप ऑन रिकॉर्ड देखें खान साहब असेंबली में कितनी बार आए, जब भी कोई कानून साजी की बात होती थी हमने हमेशा की, तो उसको दूसरे रंग में ले गए कि मैंने नहीं बात करनी, किसी से नहीं बात करनी। तो ये चीज़ें तो खुद उन्होंने गलत की ना। आज उन पे जब कड़ा वक्त आया तो उन्हें ये चीज़ें आ गई कि खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन बैलेट पेपर के होने चाहिए। ठीक, आज वो ये सोच रहे हैं, जबकि हमने ये मुतालबे, ये चीज़ें आज से बहुत अरसा पहले ये कही, क्योंकि हम समझते थे कि ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है। मगर उन्होंने इस चीज़ को अहमियत नहीं दी, खुद तवज्जो नहीं दी। आज वो उसमें खुद ही उस मामलात को अगर उस वक्त वो सेटल कर लेते तो आज इतनी परेशानियां ना होती, आज हमें सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ता, ऑर्डिनेंस ना जारी होते, ये चीज़ें उस वक्त फिर नहीं पैदा हो सकती थी। ठीक है, डॉक्टर रमेश साहब आप फरमाइएगा। आप सिफ्ते बुखारी साहब की बात तो आपने सुनी, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं, क्योंकि अब शहबाज गिल की जानिब से यह भी कहा गया है कि आप भी अपोजिशन के कुछ 16-17 बंदों के साथ राब्ते में हैं और आपको भी वोट पड़ सकते हैं, तो आपको पूरा एतमाद है? डॉक्टर रमेश साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हूं कि चाहे अपोजिशन के मेंबर हो, हमेशा गवर्नमेंट का एज ऊपर ही, जी आवाज आ रही है, गवर्नमेंट का एज हमेशा ऊपर होता है और गवर्नमेंट के लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट होती है और मुझे ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि ये एक किस्म का जो है वो जो दावा था वो इनके दावे के ऊपर पानी फिर जाएगा जब वजीर आजम की हिमायत याफ्ता हाफिज शेख को जब वोट ज्यादा मिलेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि जो है लोग कहाँ पे खड़े हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज ये कि नूनी के अंदर, नसीम सिद्दीकी साहब, ये सारी सूरत हाल अब इस वक्त आपके सामने है। पीपल्स पार्टी भी दाव पेच खेल रही है और हुकूमत कहती है कि हम तो पुरएतमाद हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अब जबकि सुबह राय भी आने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या आपको लग रहा है सियासी जोड़ तोड़ और क्या मंजरनामा आपके सामने है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले तो पीडीएम को सरप्राइज़ दिया। जब पीडीएम कह रही थी कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे या हम इस्तीफ़े दे देंगे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जमहूरी एक फ़ैसला किया कि नहीं, हमें असम्बलियों से इस वक्त रिज़ाइन नहीं देना और हम पॉलिटिकल ग्राउंड में जो है वो मुकाबला करेंगे, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला था। क्योंकि जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप हुकूमत के साथ अपोजिशन तो करें, लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जमहूरियत डीरेल हो या मुल्क में कोई अफरा तफरी फैले। तो जरदारी साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने हमेशा बड़ी समझ बूझ के साथ जो है वो सियासत की है, और आपने देखा कि जब वो गुफ्तगू भी करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी होती है। जो आजकल की पॉलिटिक्स में ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा फैसला था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट इस्लामाबाद में उतारा। और अब आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में एक जान सी पड़ गई है। उसमें यह था कि पहले यही होता था कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, जिसकी वजह से ओपन बैलेटिंग की बात पीटीआई अदालत में लेके गई है।
लेकिन वो अभी अदालत का कल फैसला आना, उसमें आप देखें कि क्या फैसला होता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी मूव की है जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, और उन्होंने हुकूमत को चेकमेट किया है। हुकूमत समझ रही थी कि हमारा कैंडिडेट बआसानी जीत जाएगा, लेकिन अब हुकूमत को भी भागदौड़ करनी पड़ रही है, और इसकी वजह से पॉलिटिक्स में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में हलचल है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं, पीडीएम से भी उनकी मीटिंग हुई है, और सुना है कि कल जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में आ जाएंगे। तो आने वाले 2-3 दिन काफ़ी सियासत की गर्मा गर्मी जो है वो इस्लामाबाद में होगी। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं, जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि अपना उनके पास वोट्स जो है वो उन इत्तेहादी जमातों के पास जा रहे हैं जिनका अलाई है पीटीआई के साथ, अगर ये कामयाब हो जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट की सीट इस्लामाबाद से जीत जाते हैं, तो फिर हमने सुना है कि वो चेयरमैन के कैंडिडेट भी होंगे। तो इससे एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ी चेंज आ सकती है, बड़ी हलचल बच सकती है, सियासी एक हलचल बन जाएगी, एक सियासी हलचल बन जाएगी। और पीटीआई जो है वो इस वक्त थोड़ी सी बैकफुट पे जाके खेलती नजर आ रही है। तो ये सियासत में अच्छी चीज़ है कि ये इस वक्त नजर आ रही है इस तरह के मामलात, और देखे आने वाले दिनों में क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर रमेश साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि आपको पूरा एतमाद है, क्योंकि आपकी हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल साहब की जानिब से कहा गया है कि कुछ अपोजिशन के लोग आपके साथ भी राब्ते में हैं, जैसे अपोजिशन दावा करती है कि हुकूमती अराकीन हमारे साथ राब्ते में हैं। आपको पूरा एतमाद है कि आप सेनेट के अंदर जो आपका हक बनता है वो आप हासिल कर लेंगे? देखिए, ज्यादातर तो ऑप्शन यही होता है कि अपोजिशन के लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, मगर कभी कभार जो है वो अगर कुछ नाराज अरकान जो है वो इस तरीके से अपोजिशन के साथ अपना गुस्से की वजह से जो है वो राब्ते में आ जाते हैं। मगर मैं समझता हूं कि कुछ प्लस बात होगी, कुछ माइनस बात होगी, तो इस वजह से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मगर एक हलचल जरूर मची है, और नसीम साहब ने सही बात की है कि इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल जरूर है, और ये हलचल जो है वो 3 तारीख को या खत्म हो जाएगी, या 3 तारीख के बाद जो है वो थोड़ी और भी 11-12 तक जो है वो चल सकती है। मगर आप फाइनल इसकी रिजल्ट ये है कि हुकूमत मजबूत है, हुकूमत का ही चेयरमैन सेनेट बनेगा, और ये कंपटीशन जो है वो 3 तारीख तक रहती है या 12 तारीख तक रहती है, वो एक जो है वो डिसीजन होना बाकी है। मगर मैं इतनी ज्यादा जो है वो तब्दीली नहीं देख रहा, और कुछ लोग जो है वो होते हैं, जैसे पहले भी केपीके के अंदर था कि कुछ लोग जो है वो नाराजगी की वजह से गए, कुछ पैसों की वजह से गए। इसी वजह से मैं समझता हूं कि मैसाक जमहूरियत जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में हुआ था, जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये हो, अच्छी ये चीज होती कि जो इंटरप्रिटेशन के लिए जो कोर्ट में गए, इसको हम टाइमली सारी पॉलिटिकल पार्टीज टेकअप करते, और ये एक फाइनली ये मसला रिजॉल्व हो जाता कि जो इतने अरसे से 4 इलेक्शन तो मैंने देखी है, हर इलेक्शन के अंदर ये जब भी इशू होता है तो ये बात जरूर आती है। 2003 से मैं मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर, मैं खुद भी सेनेट की एक इलेक्शन लड़ा हूं, तो ये इशू हमेशा ही आता है। मगर पहले बलूचिस्तान की लेवल पे था ज्यादातर, फिर जो है वो केपीके लेवल पे आया, अब सिंध लेवल के ऊपर है, फिर अभी थोड़ी इस्लामाबाद की भी जो है वो कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं। तो मैं समझता हूं ये चीजें, इंप्रेशन जो है वो पॉलिटिकल लोगों के लिए तो खराब हो रहा है, मगर डेमोक्रेसी के लिए भी खराब हो रहा है, और आवाम के अंदर डेमोक्रेसी के साथ एक जो पॉलिटिकल जो एक मोहब्बत डेमोक्रेटिक सिस्टम का होता है, उससे भी नफरत फैलती है कि यार हम लोगों को जिस तरीके से इलेक्ट करके भेजते हैं। मैं कल अपने थरपारकर इलाके में था, वहां पे कुछ सियासी मेरे प्रोग्राम थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आप सियासी वाबस्तगी से ज्यादा आप कम से कम जिसको इलेक्ट करें उसके इखलाक को जरूर देखा करें कि वो कितने आला इखलाक का मालिक है, क्योंकि इंसान कभी बिकता नहीं है, जो बिकता है वो इंसान नहीं होता है, जानवर होते हैं। मगर आप देखेंगे इस तरीके की वीडियो आ जाना, पैसों के ऊपर लोगों का जमीर बिक जाना, दोस्ती में कोई चला जाए फिर भी और बात है, मगर पैसों के ऊपर इस तरीके से बिक जाना मैं नहीं समझता। और दूसरा, कभी भी पीठ में खंजर नहीं मारनी चाहिए। आप जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, या ओपनली कह दें कि भाई हम
बहुत मरतबा ऐसे हुआ, आपने देखा कि मुख्तलिफ फाइनेंस बिल आया, स्पीकर की इलेक्शन आई, या एक दो मरतबा इन्होंने कहा हमारे वोट ऐसे निकलेंगे, ये निकलेगा, मगर आपने देखा कि इवन डिप्टी स्पीकर के टाइम पे बात आई, आपने देखा कि एक दो वोट ज्यादा ही निकले, कम नहीं निकला। तो वो जो पुराने जो सेट एग्जाम्पल है, वो इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ है वो मेजॉरिटी रहेगी। कोशिश लाजमी है कि अगर कहीं पे भी आप इलेक्शन भली हारते हैं या जीतते हैं, मगर जब अपोजिशन मैदान में होती है तो कम से कम अक्लमंद ये होता है कि कम से कम जो सियासी लोग होते हैं वो अपने दुश्मन को, दुश्मन नहीं सियासी हरीफ को, कभी भी कमजोर नहीं समझे हैं। ठीक है, और जिसने भी अपने सियासी हरीफ को ऐसे कमजोर समझा, कमजोर कैंडिडेट समझा, तो पलटा जो है वो किसी भी टाइम ये जो कम से कम, क्योंकि ये प्रैक्टिस बनी हुई है, हम लोग सियासी लोग हैं, लोग हमसे वोट भी हमें देना चाहते हैं, मगर जिसके बाद हम नहीं पहुंचते हैं वो कहते हैं आप हमारे पास वोट लेने ही नहीं आए, आपने हमें मान नहीं दिया, आपने हमें इज्जत नहीं दिया। ठीक है, इस वजह से जब डॉक्टर रमेश साहब आप फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि आप पर उम्मीद हैं कि और जिस जमात का जितना हक है उसको वो वोट मिलने चाहिए। बैरिस्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजाब का हुआ है ना, जो पंजाब के अंदर हुआ है, जी जी, आप देखेंगे हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, मैं आता हूं उस तरफ मैं आता हूं, लेकिन बैरिस्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस ज़ेर समाअत है, इसमें भी हमने देखा था कि एक मौके पे जज साहिबान के रिमार्क्स सामने आए थे कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुतनासिब जिसकी जितनी सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर उस हिसाब से आनी चाहिए, लेकिन जाहिर है इसके लिए तो कानून में तरमीम की ज़रूरत होगी। आपको लगता है कि ये तरजीही बुनियादों पे इलेक्शन, सेनेट का मामला और फिर खुफिया रायशुमारी, ये इतना पेचीदा मामला है कि जिसकी वजह से फिर कंफ्यूजन भी पैदा होती है और जिसकी वजह से हमने देखा भी है कि माजी के अंदर बड़े हैरानकुन नताइज सामने आए? देखिए, एक चीज़ बड़ी अहम है कि कानून है क्या और होना क्या चाहिए। देखिए, इन प्रिंसिपल तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पहले इस चीज़ को हाईलाइट किया और राइटली हाईलाइट किया और कहा कि ये ओपन बैलेट होना चाहिए। आज इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ओपन बैलेट नहीं हो सकता। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 को और मुतलका जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके जो सेक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं तो प्राइमा फेसाई यही समझ आती है कि ये सीक्रेट बैलेट्स के ज़रिए ही है और इसमें ओपन बैलेट नहीं हो सकता। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आनी है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो ऑब्वियसली इन सुप्रीम कोर्ट्स विजडम सब ने उसको मनोवन तस्लीम करना है। जहाँ तक बात है रिफॉर्म की, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और नज़र आना चाहिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जेन्युइन तरीके से जो है इलेक्ट हुए हैं और वो लोग हैं जो कि परफॉर्म कर सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए आएंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकते और डेमोक्रेसी का जो चेहरा है वो मस्क होता है इससे। तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि ओपन बैलेट होना चाहिए और इस इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ द डे को चाहिए कि वो इशू को टेकअप करे तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि ये चीज़ इंश्योर की जाए कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हों वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने जो फरमाया था, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो लोग वोट डालते हैं, इवेंचुअली जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली करेंगे, तो वो जिसको टिकट इशू हो पार्टी का वही इलेक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या किसी किस्म की और करप्ट प्रैक्टिस हो, उससे डेमोक्रेसी जो है उसका चेहरा मस्क होता है और लोगों का जमहूरियत पे ईमान कमज़ोर होता है। बिल्कुल सही, बैरिस्टर साहब आप सही फरमा रहे हैं। ये बुखारी साहब 2009 में जब इंतखाबात हुए थे सेनेट के, तो ये कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब ये फरमाते हैं और ये चीज़ रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने उस वक्त, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये वही बात जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जमहूरियत का चेहरा मस्क होने के बराबर है, लिहाजा हमें आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी चाहिए और हमें शो ऑफ हैंड की तरफ जाना होगा। अच्छा, इस बात से उस वक्त के बाबर अवान साहब जो अब तहरीक इंसाफ के मुशीर हैं, वो वज़ीर कानून थे, उन्होंने भी इत्तिफाक किया, उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इत्तिफाक किया, लेकिन मामला ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका।
इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इसमें फिर क्या शक किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग हुकूमतों में रहे हैं ना, मुस्लिम लीग नून रही है, पीपल्स पार्टी रही है, तो आपकी हुकूमत, आपकी नीयत पे फिर शक क्यों ना किया जाए? 2009 वाले इलेक्शन में भी यही हुआ, बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस्लामाबाद किसी सीट जी, नैयर हुसैन बुखारी साहब वो इलेक्ट हुए थे। अमेंडमेंट्स हम लेके आए थे उस वक्त भी, क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी तो थी नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट थी, आपको पता है 141 सीट्स थी हमारे पास और हमारे साथ कोलिशन थी। तो हमने बहुत बार कोशिश की। देखें ना, जब उस वक्त मैंने कहा ना कि हमने सबसे पहले इन चीज़ों पे अमेंडमेंट्स में कानून में लाने की कोशिश भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ही हमेशा हुई। जो भी इन रिटर्न आएगा उसको आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी ने ही इनिशिएटिव लिया होता है इन चीज़ों के लिए, मगर क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी तो हम उस वक्त नहीं कर पाए, तो इस वजह से ये डिले होता रहा। फिर उसके बाद भी हमने कोशिश की PMLN के साथ मिल के भी, तब भी हमने इन्हें कहा कि इस तरह की जाए। मगर देखें ना, अब जिस तरह जो वीडियोज़ आई 2018 के इलेक्शन में आई, आज 3 साल बाद वो दोबारा वायरल हो रही हैं। और मतलब जब PTI गवर्नमेंट आ गई, देखें ना KPK में तो गवर्नमेंट PTI की थी, ठीक है। आज अगर 9वां साल जा रहा है, 7.5 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं PTI की गवर्नमेंट को KPK में, और वो जो वीडियोस आई थी वो KPK असेंबली की आई थी, तो उसमें इन्हें उसी वक्त अमेंडमेंट करना चाहिए था, उसी वक्त इनको उसके एक्शन लेना चाहिए था। इन्होंने तो कहा कि हमने वो 20 MPs निकाल दिए, उनको दोबारा टिकट नहीं दिए, मगर उनमें से अभी भी एक जनाब जो है वो वजीर कानून साहब बन के बैठे हुए थे, जिनको फारिग कर दिया, चले वो आप फारिग कर दिया ना। देखें, मतलब ये वीडियो तो उस वक्त की थी ना, कि ये तो नहीं कि उसको आपने कबर्ड में रखा हुआ था और जब भी सेनेट का इलेक्शन आने लगा है तो जनवरी में 2021 में 3 साल उनको रखने के बाद आपने निकाल दिया। ये तो देखें एक नाअहल ही है ना, इस पर एक्शन तो उन खान साहब को लेना चाहिए था, क्योंकि वो उनके MPs थे, पीपल्स पार्टी के MPs नहीं थे, ANP के नहीं थे, या बाकी किसी दीगर जमात के तो नहीं थे ना। ये इन्हें उस वक्त अगर ये इनिशिएटिव लेते, ये बातें करते, तो आज हमें, मैंने पहले कहा कि हमें इस वक्त इस चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, उस वक्त वो कौमी वतन पार्टी में थे और बाद में फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर मिनिस्टर बन गए, और फिर इनके जब नोटिस में आया तो इन्होंने उनको फारिग कर दिया, जब वो वीडियो सामने आई। तो आप देखें ना जी, जितने की वीडियो सामने आई या जितनों की स्टेटमेंट्स आई हैं जो MPs साहिबान की, उन्होंने स्टेटमेंट्स तो यही है कि हमें तो स्पीकर हाउस में बुला के दिया गया, ये इलेक्शन का खर्चा है आपका, तरक्याती कामों के लिए ये खर्चा आपको दिया जा रहा है। अच्छा, वो खटक साहब ने कहा भी कि आप आए स्पीकर हाउस देख लें, अगर ये स्पीकर हाउस की हो तो फिर आप स्पीकर हाउस मतलब स्पीकर हाउस का मतलब असेंबली में नहीं हो सकता, घर में हो सकता है, मतलब जो सब ऑफिस हो सकते हैं वहाँ पे हो सकता है ना। यही देखें ना, अगर हम आज शफाफियत की बात कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि खान साहब को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी कि जब उन्होंने अभी ये कहा जी 50-50 करोड़ रुपया मेम्बरान सूबाई असम्बली व नेशनल असम्बली के मेम्बरान को दिए जाएं तरक्याती कामों के लिए, ये फिर एक रिश्वत नहीं है तो फिर क्या है? नहीं तो उनकी सवाबदीद नहीं है ये? क्या नहीं, सवाबदीद की बात है, आपके वज़ीर आज़म भी तो देते रहे। देखिए, हमारे इतना नहीं देते रहे जी, हम जब अपोजिशन में थे तो देते होते थे 50 लाख रुपया, तो हमारे बार जो है सालाना ग्रांट 2 करोड़ रुपए तक गई थी। चलें, ये डॉक्टर रमेश साहब से पूछते हैं कि वो क्यों फंड दे रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। BOP तकवा मेहरबान सर्टिफिकेट, 55 साल से जायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी। BOP तकवा मेहरबान सर्टिफिकेट, 55 साल से जायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी, खुसूसी अफराद, बेवाओं और यतीमों के लिए 1 लाख रुपए तक सरमायाकारी की हद और बेहतरीन महाना मुनाफा। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा जिसमें बसने वाले तमाम खानदान अब होंगे हकदार 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की। दाखिले की सूरत में मुल्क भर के मुकर्ररा 400 से ज्यादा सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कायम सेहत कार्ड काउंटर पर तशरीफ लाइए। याद रहे, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड प्लस आप सबके लिए खुशी की खबर। महकमा सेहत,
हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर रमेश साहब, एक तो सिफ्ते बुखारी साहब ने ये फ़ंड्स का मामला उठाया कि वज़ीर आज़म साहब ने अरकान असम्बली को दिए इस वक्त में, और एक ये भी अपोजिशन सवाल उठाती है कि एन सेनेट के बहुत करीब पहुँच के फिर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि शफाफ बैलेटिंग से होना चाहिए सब कुछ। उसूली तौर पर तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और इस पर अपोजिशन भी क्लियर है और आपकी हुकूमत तो है ही क्लियर। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि पहले अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर बातचीत की जाती और इस मामले को आगे बढ़ाया जाता? जावेद, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं कि हमारी भी कुछ गलतियां हैं और ऐसे नहीं है। हमें टाइमली जो है वो इस चीजों को टेकअप करना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर एक रवैया जो है वो हमेशा इंतशार का जिस तरीके से रहा है और अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, दोनों तरफ से, मैं एक तरफ की बात नहीं करूंगा, जिसने पार्लियामेंट्री निजाम को जो ना वो एक मफलूज कर दिया है और जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम आगे इस तरीके से बढ़ नहीं रहा है कि पार्लियामेंट की चीजें बाहर डिस्कस हो रही हैं। मगर फिर भी मैं आपको माजी की बात बताऊं कि जब मैं नून लीग में था तो 62-63 के हवाले से जब पीपुल्स पार्टी की मूव थी तो मियां साहब ने कहा कि अभी पीपुल्स पार्टी फंसी हुई है, हम अभी मूव नहीं करेंगे। मगर जब मियां साहब खुद फंसा तो फिर जब कहा कि हम अभी करते हैं तो पीपुल्स पार्टी ने कहा जब हम फंसे हुए थे तब करने के लिए तैयार नहीं थे हम। तो अच्छी चीज के लिए जो है ना वो हमेशा टाइम की बात नहीं किया करें। अच्छी चीज के लिए आपकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए, आप टाइम जो भी हो। अगर ये अच्छी मूवमेंट थी, चाहे हम देरी से आए, मगर आपका मैसा के जमहूरियत का दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था, हमारी गलती थी, हमारे लोग भी ये मानते और ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज भी 18th अमेंडमेंट जो हुई पाकिस्तान की सियासत के अंदर 18th अमेंडमेंट को बार बार उस वक्त भी थिन गवर्नमेंट थी ना, बहुत एक वोट के ऊपर थी। मगर आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, चौधरी निसार जैसे बंधु ने भी जो है एक दूसरे को अच्छी डेमोक्रेसी की खूबसूरती के लिए एक दूसरे को अकोमोडेट किया और किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा। तो ये मसला हल हो जाता तो बेहतर था। मगर देर आए दुरुस्त आए, मगर होना चाहिए था। अब नहीं हुआ है तो कम से कम जो पंजाब में एक प्रोग्राम सेट हुआ है उसको अभी भी 2 दिन है, आप थोड़ा सा सिस्टम अगर इस तरीके से कर लें तो आज भी हो सकता है, जो सबके लिए बेहतर है। नहीं तो ये आपकी जो भी रिजल्ट आएगी, हो सकता है कि 1-2 सीटें गवर्नमेंट की ज्यादा आ जाए या 1-2 सीटें अपोजिशन की ज्यादा आ जाए। मगर ये एक एग्जाम्पल जरूर सेट करेगी कि पहले बलोचिस्तान जिस चीजों में ज्यादा था, अब बलोचिस्तान से ज्यादा ये इस्लामाबाद और सिंध और केपी के हर जगह पे ये गूंजें उठती हैं और इसका असर जमहूरियत के हवाले से खराब पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बैरिस्टर साहब ने या किसी ने बात की फंड्स के हवाले से। देखिए, मेरा तजर्बा 2002 से मैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में रहा हूं। कब गवर्नमेंट ने जो है वो पहले एमपीएज एमएनएज के नाम पे फंड निकलते थे, अब वो प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। मगर अगर कहीं पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी या कहीं पे ऐसे मेजर कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर कोई एमपीए एमएनए अपने चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को कोई रिकमेंडेशन देता है तो पीएसडीपी किसके लिए रखी होती है? तो उस पीएसडीपी में कोई एलोकेशन एमएनए की नहीं होती है, लोगों की एलोकेशन होती है। जाते होते हैं। आप बुखारी साहब आज बात करते हैं कि भाई इन्होंने फेडरल में किया, मुझे बताएं कि सिंध के अंदर अभी आज भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एडीपी आती है वो वहां पे लोकल एमपीएज एमएनएज जो है, जो नुमाइंदे होते हैं, वो अपने लोगों को बोलते हैं कि आप डिप्टी कमिश्नर के पास इलेक्शन अपनी स्कीमें जमा कराएं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की इतनी बजट है। तो जो डिस्ट्रिक्ट को बजट जाती है उसके अंदर एमएनएज भी होते हैं, एमपीएज भी होते हैं और लोकल जो है लोग भी होते हैं। जहां पे जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका अपर एंड जरूर होता है, मगर उसको आप एमपीए एमएनए की कोटा कहना ये गलत है। वो पहले होता था कि एमपीएज एमएनएज अपने घरों के अंदर शुगर मिलों के ऊपर ये इस तरीके की
डीडीडब्ल्यूपी में बनती थी, ठीक है, अब ऑफिसर भी डरते हैं किसी स्कीम को पास करने के लिए। अभी डीडीडब्ल्यूपी हो या टीएलसी टेक्निकल अप्रूवल हो, ऐसे नहीं होते हैं। तो कम से कम मीडिया के ऊपर जो है मेरी ख्वाहिश ये हमेशा होती है, और मैं ज्यादातर प्रोग्राम ही जो है वो तजिया निगार के साथ जो है ज्यादा करता हूँ या माहिर कानून के साथ ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज करने से ज्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद ज्यादा 2002 से मुख्तलिफ केसेस में पेश आता रहता हूँ, लीगली भी उन चीजों को समझता हूँ, और तजिया निगार जो है वो भी कम से कम किसी भी तरीके से इंक्लाइन होगा, मगर वो अपने तजिया निगार की एक क्रेडिबिलिटी रखने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा तो भी एक हद होगी, अच्छा, मगर ज्यादा नहीं। चले डॉक्टर साहब, ये इसमें एक आपने पंजाब की भी बात की, तो ये सवाल बुखारी साहब के लिए भी है, सिद्दीकी साहब आपके लिए भी है। ये जो पंजाब के अंदर हुआ है उसे बड़ा खुशकुन करार दिया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने 5 सीटें तहरीक इंसाफ की, 5 सीटें मुस्लिम लीग नून की, 1 सीट कामिल अली आगा साहब की मुस्लिम लीग काफ की, और इसके लिए जो इतलात हैं वो ये हैं कि उन्होंने रब्ता किया, आसिफ अली जरदारी साहब से भी बात की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी बात की, और बड़े तरीके के साथ उन्होंने इसको मैनेज किया। तो बुखारी साहब, एक तरह से तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और PMLN आपस में राब्ते में भी है। जी बिल्कुल राब्ते में है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव परवेज़ इलाही साहब ने लिया, बीइंग ए स्पीकर उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया, नून लीग से भी किया, PTI से भी किया, कि देखें ना ये जो जैसा पंजाब में हुआ ये बाकी जगहों पे भी हो सकता था। तो हम तो चाहते हैं कि हो जाए। हमने तो अभी इस हद तक भी कि इस्लामाबाद के इस इलेक्शन में हमने तो कहा कि जो लेडीज सीट है वो PTI ले ले, अच्छा। और जो जनरल सीट है वो PDM को दे दी जाए। वो कैसे देंगे जी, वो तो हुकूमत है, हुकूमत है, वक्त है, वो हम तो देखिए हमने तो ऑफर तो दी ना उन्हें, 1 सीट उनकी हो जाएगी, 1 PDM की हो जाएगी। हमने ऑफर तो उनको भी अच्छी ऑफर दी, MQM को भी ऑफर दी है, जबकि अब तो कागजात भी वापस ले लिए गए, तो कहां से आप उनको देंगे सीट? देखें अब तो ये है ना कि देखें जिस तरह अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, अब PTI गवर्नमेंट भी तो वो भी तो ऑफर्स दे रही है, आज बलूचिस्तान में वो दे रही है, ठीक है, वो कागजात वापस भी लेना चाहे, वो विड्रॉल करने की सूरत में उसको वोट कास्ट नहीं करना, अगर कागजात वापस तो नहीं हो सकते, सही, तो वो फिर जो है बलूचिस्तान वाले वो फिर इनको वहाँ पे KPK में सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ना यही चीजें चल रही है ना, ठीक है, इसी सियासत ही हो रही है ना, सियासत हो रही है। हमने भी MQM को कहा है कि मतलब 2 आप ले लें, ठीक है, और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी सूबाई सीटें ज्यादा है, तो हमारी अगर 8 रहे तो हम जीतेंगे। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, ये इस पेशरफ्त को आपने कैसे देखा है? अच्छा देखिए जावेद भाई, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान अभी भी जो है ना एक इर्तिकाई मराहिल से गुजर रहा है, डेवलप हो रहा है, साथ साथ बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी है, वॉर ऑन टेरर आई, बड़ी मुसीबतें देखी है। तो पाकिस्तान में जो है ना ये एक्सट्रीम पोजीशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अफवाम व तफहीम के साथ चले और आपने पंजाब में सेटलमेंट कर ली। अब आप देखें जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं ना तो आपको बड़ी निदामत उठाना पड़ती है, बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। मरियम नवाज़ ने कहा कि हम हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे, PDM के फोरम पे हर तकरीर में कह रही हैं। और जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में तो आपने PTI से मिलकर सेनेट की जो सीटें हैं उन पर सिलेक्शन कर ली और अपने अपने कैंडिडेट ले, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक का बेटा है, और फिर ज़िया-उल-हक के पोती से मिलने के लिए जाती उमरा चले गए। तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ना लें। पाकिस्तान की सियासत में आपको बड़ी मुदल्लल जो है ना वो रहना पड़ता है, जैसे जरदारी साहब करते हैं, बहुत बड़े बयानात नहीं देते, कभी देते भी हैं तो पॉलिटिकल बयानात देते हैं। और यही चाहिए हुकूमत को भी कि हुकूमत भी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस ना ले, क्योंकि अगर अपोजिशन के साथ मिल के आप चलेंगे तो आप बेहतरी ला सकते हैं। और अपोजिशन भी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है। आपको पहले पाकिस्तान के लिए सोचना है। ये गलत बात है कि जब नून लीग ने देखा कि पीपल्स पार्टी फंसी है तो रहने दो, उन्होंने कहा जी अब नून लीग फंसी है तो रहने दो। ये बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम काम होने चाहिए। अब आप ये देखें कि जब अगर इमरान खान साहब ने एक्शन लिया है, पहले उन्होंने 20 MPs निकाल दिए थे, अभी उन्होंने वजीर कानून निकाल दिए। हमें उनके इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ
नो कॉन्फिडेंस का वोट था, तो आपने देखा कि 12-14 वोट इधर उधर हुए। जब हाथ खड़े किए तो 62 थे, जब डब्बे में से निकले, और नुकसान किसे हुआ? पीपल्स पार्टी और नून लीग को। और इन्हीं के सफ़ों में से लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ जाके वहाँ वोट दिया है। तो क्या इन लोगों ने उसकी कोई इंक्वायरी करवाई कि इनके कौन लोग थे? क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया? वो आज भी इनकी सफ़ों में बैठे हुए हैं। तो अगर इमरान खान ने एक अच्छा काम किया, निकाल दिया, तो उसको अप्रिशिएट करें और अपनी पार्टी में भी इस चीज़ को लेके आए कि जिन लोगों ने उस वक्त इनके साथ दोगलापना किया था वो कौन चेहरे थे, और उनको आवाम के सामने भी लाना चाहिए था और उनके फाइन करना चाहिए था या उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। बैरिस्टर साहब, ये ऑपोजिशन कानून साजी के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन का मिल बैठना बड़ा ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। फैटफ में हमने देखा कि उसमें ऑपोजिशन का एक नुक्ता नज़र था, वो खिलाफ थे उसके, फिर एक जॉइंट सेशन बुलाया गया और उसके ज़रिए से उसके वो कानून साजी की गई। अब कैसे मामला आगे चलेगा कि अगर हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ बात ना करें तो कानून साजी कैसे होगी, जो मुल्क की भलाई के लिए, अवाम की भलाई के लिए जो कानून साजी होनी है? देखिए, एक चीज़ जो है सबसे पैरामाउंट होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट। जो चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में हैं उसमें पूरी दुनिया में गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो मिल बैठ के एक डायलॉग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और एक पॉजिटिव कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये चीज़ जो है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस प्रेजेंट करे और जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए जो अपोजिशन हो वो नेशनल इंटरेस्ट में जो है कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे। तो ये चीज़ देखिए, जो आम लोग हैं और बिलखसूस जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, वो इसको जो है वॉच कर रहा है और वो मुतफ़िर हो रहा है इस किस्म की पॉलिटिक्स से। जो यहाँ पे जो चेस टाइप मूव्स जो की जा रही हैं वो हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसमें मोरालिटी जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। और ये जो मोरालिटी के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जो चीज़ भी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है, इदारों की बेहतरी के लिए है और डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए है, उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन को जो है वो मिल बैठ के एक नेगोशिएट करना चाहिए और एक अच्छी जो चीज़ है वो प्रेजेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेशन पार्लियामान में, और ताकि लोगों को एक मैसेज मिले कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो जमहूरी इदारे हैं, वो पाकिस्तान में डिलीवर करने में सिंसियर भी हैं और सीरियस भी हैं। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि सुबह जो भी फैसला आए, लेकिन उसके बाद सेनेट इंतखाबात हों, उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन बैठे और आपस में बातचीत करें ताकि इस मामले को वंस फॉर ऑल हल करे, शफाफ इंतखाबात, बिल्कुल शफाफ इंतखाबात के लिए और ट्रांसपेरेंट उसके लिए होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हर सेंसिबल आदमी यही एक्सपेक्ट करेगा गवर्नमेंट से भी और अपोजिशन से भी। एक जुमला बोलूँगा। जी जी, बैरिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, क्योंकि अवाम ने ये अपने वोटों से जब असेंबली में लोगों को भेजते हैं, MNAs, MPs, सेनेटर्स को, तो मुल्क की बका के लिए भेजते हैं। अब यहीं पे देख लें कि जब फैटफ वाला मामला था, वहाँ पे अपोजिशन को चाहिए था कि गैर मशरूत वो हुकूमत की मदद करती, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे NRO की शिकायत वहाँ पे डाल दी और वहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश की। तो ये नहीं होना चाहिए। एक नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो की गई थी, उसमें NRO का तो कुछ उसमें तो आप देखिए 27 के करीब शिकायत ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि 1 अरब से कम हो तो नैब को नहीं देना। काफी चीजें ऐसी थी जो कि NRO लग रहा था और अपने लीडर हजरात के लिए बेनिफिट लेना चाह रहे थे। ये नहीं होना चाहिए थी, गैर मशरूत होना चाहिए। जो पाबंदियां वो लगा रहे हैं, जो ग्रे लिस्ट वाले, जो उन्होंने डिमांड्स रखी हुई हैं, उनको फिल करने के लिए ये चीजें की गई थी कि हम आपस में मिल के, ये एक नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, इस वजह से की गई थी। उनमें अमेंडमेंट्स की गई थी कि ये तरमीम लाई जाए ताकि हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल सकें। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद, अब जाहिर है सुबह तो फैसला आ जाएगा, राय आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और 3 मार्च को इलेक्शंस भी हो जाएंगे। आप समझते हैं कि हुकूमत अब संजीदा होगी कि वो ऑपोजिशन के साथ भी बैठे और इस मामले को फौरी तौर पे, तो इस मामले को पहले हल किया जाए और इस हवाले से जो कानून साजी होनी है या कानून में तरमीम होनी है फौरी तौर पे वो की जाए? जावेद भाई, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हुकूमत भी अपना टाइम पूरा कर लेगी, अपोजिशन भी अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब रहेगी। ऐसे जलसे जुलूसों से सफर कौन कर रहा है? जो लोग लॉन्ग मार्च में आते हैं, जलसों में आते हैं, ये जलसों का टाइम होता है आखिरी 6 महीने। 5 साल पूरा अगर आप ये करते रहेंगे, अपने वोटर्स को तकलीफ देते रहेंगे, खर्चा करते रहेंगे, हुकूमत फिर काउंटर में उसको जवाब देती रहेगी। सफर कौन कर रहा है? अवाम। दूसरा कौन सफर कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान आज तक 73 सालों तक पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ सका है? मैं देखो टू बी फैक्ट बात करूं कि जब तक हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे, आप
आप इंटरनेशनली अपने साथ इंडिया की एक एजेंडा के ऊपर, कश्मीर के इशू के ऊपर, तो कुछ कदर आप एक्सटर्नली बाहर जो है वो आप इकट्ठे हो जाते हैं, मगर बाकी जो भी सियासत है आपकी, मैंने माजी से लेके देखा है, चाहे वो एबटाबाद वाला वाकया हो, चाहे अफगानिस्तान बाहर का वाकया हो, चाहे ईरान के हवाले से पॉलिसी हो, चाहे यमन, कभी भी हमने मुल्क की मफाद में डिसीजन नहीं किए। मैं क्योंकि रिसर्चर हूं, मेरी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और डिफेंस के ऊपर मैं थिंक टैंक हूं और मुझे इसके ऊपर काफी महारत है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, आपको फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो वो ऐसी थिंक टैंक होनी चाहिए जो फॉरेन मिशनरी के अंदर भी हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो अच्छे सोच समझ लोग होते हैं, उनका एक कंसोर्शियम बने, वो फॉरेन सेक्रेटरी, वो एम्बेसडर जिनकी बहुत अच्छी सोच रही है वो आगे बढ़े, सेम इकोनॉमी में ऐसा एक ग्रुप बने। नहीं तो ऐसे हम टाइम निकालते जाएंगे, IMF के प्रोग्राम 10, 11, 12 चलते जाएंगे, हर हुकूमत अपना टाइम पीरियड पूरा करती जाएगी, चाहे सपोर्ट हो चाहे नहीं हो। क्योंकि एक मैसा के जमहूरियत की अच्छी बात यह है कि 5 साल हुकूमत का जो एक सेटअप हुआ है, वो सेटअप अब कम से कम ये कामयाबी से चलता रहेगा। और थोड़ी बहुत ही आगे आते हैं, अपोजिशन थोड़ा बहुत जल्दबाजी में काम आती है, मगर फिर ये देखती है कि यार ये तो अगर हुकूमत गई तो फिर मार्शल आ जाएगी, फिर डर के मारे फिर ये पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से ये डिसाइडेड है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि अब कम से कम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना है। तो जमहूरियत को डिरेल नहीं करना है तो इसी तरीके से ये भी अगर एक माइंड सेट डेवलप हो जाए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारा यूनाइटेड एक ही चीज हो। चाहे आपका कोई प्रेसिडेंट आए, चाहे जो आए, प्रेसिडेंट हाउस में फंक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस में फंक्शन हो, सारी अपोजिशन की लीडरशिप वहां पे नजर आएगी, तो प्राइम मिनिस्टर भी खूबसूरत लगेगा, प्रेसिडेंट भी खूबसूरत लगेगा और अपोजिशन लीडर भी खूबसूरत लगेगा। ठीक। मगर अगर वो अपोजिशन से अलग मिलना जाए, वो अपनी बातें करे, प्राइम मिनिस्टर अपनी बातें करे, वक्त हालात जो है वो निकल जाएंगे। मगर ये मैसेज ये जरूर जाएगा कि पाकिस्तान इंटरनली इतना कमजोर है। मुझसे कभी फैक्टअप के हवाले में 5 दिन पहले पूछा क्या होने वाला है, मैंने कहा हम इंटरनली इतने जो है वो आपस में जो है वो हमारे डिफरेंसेस हैं, हमें अप्रैल में डिस्कस भी नहीं किया जाएगा, हम जून में जाएंगे। तो मुझे कहा कि आप कैसे ये कह रहे हो, मैंने कहा मैं सारा दिन डिप्लोमेसी में बैठता हूं, तो वहां पे ये जो बातें सुनने में आ रही है उसमें ये है कि हम जून में जो है वो जाके डिस्कस होंगे, मगर हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। और हमने यहाँ पे आके ये बड़ी बातें कर दी कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और हम ग्रे लिस्ट से जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, ये नहीं गए, मगर हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आना था। अगर इसी जगह पे मैं हमेशा देखे, मैं हर हुकूमत में रहा हूं, मियां साहब को भी कहता था कि मियां साहब सबसे मिलकर चले। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कहता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं है, ठीक है, मगर अगर नेल्सन मंडेला बनेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब बस टाइम बहुत कम रह गया। बैरिस्टर साहब एक सवाल जो जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि एक तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात पे कन्विंस हैं कि कोई भी गैर कानूनी और गैर आइनी काम न होने दिया जाए, यानी जमहूरियत पे तो कन्विंस हैं। ये एक अच्छी बात है कि मुल्क आइन और कानून के तहत चले। हमने इवन के अपोजिशन की इस तहरीक में भी देखा और पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा रोल था कि उन्होंने कन्विंस किया JUI को और मुस्लिम लीग नून को कि आप सिस्टम के अंदर रहकर आप जद्दोजहद करें। आप योर कमेंट प्लीज। दुरुस्त है, देखिए रूल ऑफ लॉ के सब बिलीव करते हैं, लेकिन इनको कोई भी दूसरी तरफ से जो है ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा है तो इनको खुद से ख़तरा है, जो जिस किस्म की जो एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं उसी से ख़तरा है, वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो। बेसिकली जो पॉलिटिकल क्लास है वो खुद अपनी दुश्मन हुई हुई है। उनको चाहिए ये कि वो गुड गवर्नेंस दें और जो है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम दें, तो इंशाल्लाह कहीं से कोई ख़तरा नहीं होगा। ठीक है, आप सिद्दीकी साहब। बिल्कुल, रमेश कुमार ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें जो दुनिया को मैसेज देना है वो यही देना कि हम एक कौम है,
जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आते हैं वहाँ पे हम यकजा हो जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई फंक्शन है और वहाँ अपोजिशन लीडर्स भी मौजूद हैं तो ये खूबसूरती होगी और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो दुनिया को ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्ते बुखारी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बात यह है कि हमें अपने जो अवाम के मसाइल हैं उन पे फोकस करना है और जो भी फैसले करने हैं हुकूमत को या अपोजिशन को वो कौमी मफाद के तहत ही करने हैं। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।